गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद अब मेरे अगले जो लेसन्स होंगे वो होंगे टेंस पर आधारित। जैसा कि आप जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 प्रकार के जो टेंस होते हैं इनके फिर पुनः 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले जिस टेंस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसके नाम पे चर्चा करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, यानी वह टेंस जिसकी बातें वर्तमान काल में अनिश्चित हों, यानी जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ ना कह सकें। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पवन स्कूल जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें अनिश्चित हैं। पवन स्कूल जाता है, अब हमें यह नहीं पता वह किसके साथ जाता है, वह स्कूल कब जाता है, वह कौन सी स्कूल में जाता है, आखिर वह कौन से साधन के द्वारा जाता है। यानी इस सेंटेंस में पवन स्कूल जाता है, इसमें बहुत सी बातें अनिश्चित हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्तमान में अनिश्चित बातें। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आखिर पहचान करें तो किस ढंग से करें। मान लीजिए आपके सामने कोई हिंदी का वाक्य लिखा है, आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो इसके लिए पहचान जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। कौन कौन सी पहचान बताइए? ता है, ती है, ते है। फॉर एग्जाम्पल, कुलदीप स्कूल जाता है। संगीता दिन में 2 बार मंदिर जाती है। वे रोजाना फुटबॉल खेलते हैं। तो हमने ये जो 3 टेंस वाक्य लिए, कुलदीप हमेशा स्कूल जाता है, संगीता दिन में 2 बार मंदिर जाती है, वे रोजाना फुटबॉल खेलते हैं। यदि हम गौर से देखें तो इन तीनों ही वाक्यों के अंत में जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं ता है, ती है, ते हैं। तो एक सीधी सी पहचान हो गई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब आप चाहे कितने भी हिंदी के सेंटेंस क्यों ना हो, जैसे ही आप उसको देखेंगे शायद आप उसकी अच्छी तरह से पहचान कर पाएंगे। अब हमने हिंदी की पहचान तो कर ली, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि यदि कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ हो तो हम आखिर उसकी पहचान कैसे करें। तो इंग्लिश पहचान को हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कीवर्ड्स। की मीन्स चाबी, वर्ड्स का मतलब शब्द, यानी वे शब्द जो उस टेंस रूपी ताले को खोल सकें, यानी वे शब्द जो केवल और केवल उसी टेंस में 99% यूज होते हों। हो सकता है 1% उन शब्दों का विशेष परिस्थितियों में कहीं और भी प्रयोग करना पड़ जाए, लेकिन ये शब्द प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होंगे, जिनकी लिस्ट ये है: ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, रेगुलरली,
occasionally, in the morning, in the evening, in the afternoon, daily। इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें, जैसे कोई हैबिचुअल बातें हैं, कोई हैबिट है, जितनी भी हैबिचुअल बातें हैं, जितनी भी हमारी हैबिट से संबंधित बातें हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं। और इसके साथ साथ यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य कथन, या हम कहें कि शाश्वत सत्य, यानी वो सारी बातें जिनको सिवा भगवान के कोई चेंज ना कर सके, वो सारे कथन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। इसके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हम हैबिट की बातें करते हैं, जैसे संगीता दिन में 2 बार मंदिर जाती है, तो यहाँ संगीता की आदत है कि वो मंदिर में 2 बार जाती है, तो यहाँ ये उसकी हैबिट है। कुलदीप हमेशा स्कूल जाता है, तो यहाँ यह कुलदीप की आदत है कि वह स्कूल जाने का काम हमेशा ही करता है। पवन दिन में 3 बार चाय पीता है, तो यहाँ भी ये इसकी हैबिट है। तो जो भी हैबिट की बातें होंगी वो सारी ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य कथन, यानी ऐसी बातें जिन्हें सिवा ईश्वर के, सिवा भगवान के, सिवा अल्लाह के, सिवा गॉड के कोई चेंज ना कर सके, ऐसी बातों को हम शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ की श्रेणी में लेते हैं। जैसे सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तारे रात्रि में दिखाई देते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में परिवर्तित होता है। यानी वे सारी बातें जिनको सिवा ईश्वर के कोई चेंज ना कर सके, उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रूथ की श्रेणी में लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से किसी स्कूल में प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल सर की हेल्प के लिए वहाँ वाइस प्रिंसिपल सर भी होते हैं, इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को असिस्ट करने के लिए इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डज और डू। डज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं और डू का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देता हूँ कि आई यानी मैं, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल की श्रेणी में काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की। सबसे पहला नियम यह है कि सिंपल सेंटेंस में डज और डू का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंपल सेंटेंस में डज और डू का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, कुलदीप हमेशा स्कूल जाता है, तो यहाँ इसकी ट्रांसलेशन होगी कुलदीप ऑलवेज गोज टू स्कूल। यहाँ हमें डज लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड इसका जो नियम है, सेकंड रूल, जब हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो हिंदी सेंटेंस में जो मेन वर्ब दी गई है, उस मेन वर्ब में हम एस या एस का प्रयोग करते हैं, बशर्ते कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने सेंटेंस देखा, कुलदीप हमेशा स्कूल जाता है,
तो इसका ट्रांसलेशन होगा कुलदीप ऑलवेज गोज टू स्कूल। यहाँ गो नहीं लिखेंगे, गोज लिखेंगे, क्योंकि कुलदीप सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। लेकिन यदि यहाँ सेंटेंस ये हो हम हमेशा स्कूल जाते हैं, तो हम यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम गो के साथ ना एस जोड़ेंगे ना ईएस जोड़ेंगे। तो ट्रांसलेशन होगा वी ऑलवेज गो टू स्कूल, वी ऑलवेज गो टू स्कूल। तो एक बात आपको बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में रखनी है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तभी हम मेन वर्ब में उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एस या ईएस का प्रयोग किस कंडीशन में करें, कब हम एस का प्रयोग करें और कब हम ईएस का प्रयोग करें। तो ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दी गई मेन वर्ब का लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, अक्ष हो या ओ हो, यानी दी गई मेन वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, अक्ष या ओ हो, तो हम उसमें ई एस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास, पी ए डबल एस, इसका लास्ट लेटर आप डबल एस मानो चाहे एस मानो, इसको यदि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो इसमें हम ई एस ऐड करेंगे, पास प्लस ई एस यानी पासेज। पुश, पी यू एस एच, लास्ट का लेटर्स वो हैं एस एच, तो इसमें भी हम ई एस ऐड करेंगे। टच, टी ओ यू सी एच, लास्ट के लेटर्स हैं सी एच, इसमें भी ई एस ऐड होगा। फैक्स, एफ ए एक्स, फैक्स, लास्ट का लेटर है एक्स, तो इसमें भी हम ई एस ऐड करेंगे। गो, जी ओ, लास्ट का लेटर है ओ, तो इसमें भी हम ई एस ऐड करेंगे। तो यानी सिंपली आपको यह याद रखना है कि यदि दी गई मेन वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या ओ हो और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम उसके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल, यदि हम सिंपल सेंटेंस बनाना चाहें तो हम इस सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर से मतलब अन्य कोई बातें जो छूट गई हैं इनके अलावा, उनको लास्ट में लिखेंगे। एस या ई एस का प्रयोग हम केवल सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मक्खन हमेशा फल खाता है, मक्खन हमेशा फल खाता है। मक्खन ऑलवेज ईट्स फ्रूट्स। लेकिन यदि यहाँ मक्खन की जगह होता वे हमेशा फल खाते हैं, दे ऑलवेज ईट फ्रूट्स। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम ईट्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यहाँ केवल ईट का प्रयोग ही करेंगे। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी सेंटेंस पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में डज या डू का प्रयोग होता है तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, ना उसमें एस ऐड करते ना ई एस ऐड किया जाता। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, मक्खन फल नहीं खाता है,
मक्खन फल नहीं खाता है, तो मक्खन डज नॉट ईट फ्रूट्स। हम फल नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फ्रूट्स। तो जब डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग होगा तो दोनों ही सेंटेंस में हम मैन वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, किसी में भी हमें एस या ईएस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि वाक्य इंटरोगेटिव हो यानी प्रश्नवाचक हो तो हम डज या डू का प्रयोग सब्जेक्ट से भी पहले करते हैं। तो अपना सेंटेंस पैटर्न होगा डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मक्खन फल खाता है? डज मक्खन ईट फ्रूट्स? डज मक्खन ईट फ्रूट्स? क्या वे फल खाते हैं? डू दे ईट फ्रूट्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि इसके अलावा सेंटेंस में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, कितनी मात्रा, कितनी दूर, कितने समय से, यानी यदि WH वर्ड्स का प्रयोग हो तो इनका प्रयोग हम डज और डू से भी पहले करते हैं। तो फिर सेंटेंस का पैटर्न होगा WH वर्ड प्लस डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम एक बार एक ही वाक्य लेते हैं और उसको हम अलग अलग ग्रुपों में बनाते हैं। तो हम एक वाक्य ले रहे हैं, कुलदीप हमेशा स्कूल जाता है। कुलदीप हमेशा स्कूल जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा कुलदीप ऑलवेज गोज टू स्कूल। कुलदीप ऑलवेज गोज टू स्कूल। लेकिन यदि वाक्य नेगेटिव हो, कुलदीप हमेशा स्कूल नहीं जाता है, जब इस वाक्य में नहीं आ गया तो हमें केवल इस जगह हम इसका प्रयोग करेंगे डज नॉट। और जैसे ही हम यहाँ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ जो गोज में जो ईएस जुड़ा हुआ है, इस ईएस को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी वाक्य में डज या डू का प्रयोग होगा तो हम मैन वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ना उसमें एस जोड़ते और ना उसमें ईएस जोड़ते। तो ये वाक्य होगा कुलदीप डज नॉट ऑलवेज गो टू स्कूल। यदि हम इस ऑलवेज को यहाँ से शिफ्ट करके आगे लिख दें तो भी और भी अच्छा रहेगा। तो ये वाक्य हो गया कुलदीप डज नॉट गो टू स्कूल ऑलवेज। अब हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, यानी कुलदीप से पहले हम लगाते हैं क्या। तो हमने क्या को लगाया, तो हमें और कुछ नहीं करना इस वाक्य में। आप देखिए इसमें अब नोट कहीं नहीं है, तो हम एक तो इस नोट को यहाँ से निकाल देंगे और एक ये जो डज है, इस डज को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे।
जैसे ही वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हमें सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस डज को हम कुलदीप से भी पहले लिख देंगे। तो सेंटेंस होगा डज कुलदीप गो टू स्कूल ऑलवेज। लेकिन इस वाक्य में मान लीजिए हाँ नहीं भी हो, क्या कुलदीप हमेशा स्कूल नहीं जाता है, तो फिर आप नोट का प्रयोग इस जगह करेंगे। तो सेंटेंस होगा डज कुलदीप नॉट गो टू स्कूल ऑलवेज। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इस वाक्य को हम और थोड़ा चेंज करते हैं। कुलदीप हमेशा स्कूल क्यों जाता है, हमने यहां ऐड कर दिया क्यों। और जैसा कि आप जानते हैं क्यों WH श्रेणी में आता है, वाई, WHY, वाई मीन्स क्यों। तो हम क्या करेंगे, इस डज से भी पहले हम वाई का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे वाई का, बाद में प्रयोग करेंगे डज का। वाई डज कुलदीप, ये नोट का प्रयोग अब यहाँ नहीं होगा क्योंकि इस वाक्य में नेगेटिव कहीं भी नहीं है। तो ये सेंटेंस होगा वाई डज कुलदीप गो टू स्कूल ऑलवेज, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हम जैसे वाक्य इंट्रोगेटिव होगा हम सब्जेक्ट से पहले डज का प्रयोग करेंगे और डज से पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य को थोड़ा हम और चेंज करते हैं। कुलदीप हमेशा स्कूल कब जाता है। अब यहां हमने WH वर्ड को चेंज कर दिया, तो हमें और कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। हमें कब के लिए सिर्फ हमें इस WH वर्ड को चेंज करना होगा। तो हम सिर्फ यहाँ चेंज कर देंगे व्हेन। तो अपना सेंटेंस होगा व्हेन डज कुलदीप गो टू स्कूल ऑलवेज। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिया और उसके विभिन्न रूप हमने देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को अलग अलग रूपों में चेंज कर सकते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स और भी लेते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। कमल पुस्तक पढ़ता है। कमल रीड्स ए बुक। कमल रीड्स ए बुक। कमल पुस्तक नहीं पढ़ता है। कमल डज नॉट रीड ए बुक। क्या कमल पुस्तक पढ़ता है। डज कमल रीड ए बुक। कमल पुस्तक क्यों पढ़ता है। वाई डज कमल रीड ए बुक। कमल पुस्तक कब पढ़ता है। व्हेन डज कमल रीड ए बुक। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं, यानी अंग्रेजी की जो पहचान बताई है, आखिर उनका क्या प्रयोग होगा, एग्जाम में उनका क्या उपयोग है। तो थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेशन देता हूं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। यानी करेक्ट फॉर्म भरने के लिए जो क्वेश्चन आता है वो हम कीवर्ड्स के बिना बिल्कुल भी नहीं भर सकते। तो मैं, आपका क्या नाम है। भव्य। क्या आप अपने पापा जी का नाम बता सकते हैं। क्या नाम है। उपेंद्र। उपेंद्र। क्या आप अपनी मम्मी का नाम भी बता सकते हैं। बताओ। सुनीता। सुनीता। क्या आप अपने दादाजी का नाम भी बता सकते हैं। नहीं पता है, कोई बात नहीं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अब जाते हो वहाँ पर पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं जिस स्कूल में जाता हूँ वहीं पे पढ़ते हो। इसका मतलब ये है आपका एडमिशन अभी हुआ नहीं है। आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो। पढ़ाते हैं। पढ़ाते हो। अच्छा,
क्या क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? बच्चों के A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अच्छा, ये पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है।